अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 35 की। ठीक है जी। चैप्टर नंबर 35 में हमने कहा है कि मार्केट स्ट्रक्चर होता है, परफेक्ट कंपटीशन है और दूसरी तरफ इम्परफेक्ट कंपटीशन है। अच्छा, इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो है वो जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में मैनी फर्म्स होती हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, बैरियर्स होते हैं, लो बैरियर्स टू एंट्री, मतलब आसानी के साथ आप अपना बिजनेस ओपन कर सकते हैं। मसलन मैं अगर कोई टूथपेस्ट बनाना चाहता हूँ, मैं साबुन बनाना चाहता हूँ, मैं बनाना चाहता हूँ, तो देर इज़ नो मच बैरियर, लो बैर थोड़ा सा बैरियर तो होगा, कोई ट्रेड मार्क लेना ये वो, बट देयर इज़ नो मच बैरियर्स, मैं ओपन कर सकता हूँ। और पहले ही से 40-50 लोग और भी बना रहे हैं, लेकिन मेरा प्रोडक्ट, मैं अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करूँगा, मुख्तलिफ करूँगा दूसरे से। डिफरेंशिएट ये है कि पानी की एक बोतल है, यही एक एक्वाफीना है और एक नेस्ले है। पानी है जी, सीधी बात है, दोनों पानी है। अब पानी को मुख्तलिफ ना किया तो लोग पहचानेंगे नहीं ना। तो उन्होंने ब्रांड नेम, कलर, पैकेजिंग, ट्रेडिंग स्टाइल, सिंबल, लोगो से मुख्तलिफ किया होता है। इसको कहते हैं डिफरेंशिएट करना, कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। और लो बैरियर्स टू एंट्री होते हैं। और ये प्राइस मेकर होता है, प्राइस मेकर ये है कि पानी वाला अपनी प्राइस सेट कर सकता है कि मैं 50 रुपये का दूंगा, मैं 500 का दूंगा, या मैं 5,000 का दूंगा। ठीक है, ऐसे ऐसे पानी हैं जो 5,000 के हैं पानी। ठीक है, तो वो अपनी प्राइस खुद सेट कर सकता है। वो इस तरह नहीं है कि जैसे मैं एग्रीकल्चर की तरह मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या प्राइस होगी, मैं जो प्राइस प्रिवेल करेगी उस पर नहीं, मोनोपोलिस्टिक वाला। इसीलिए इसको मोनोपोलिस्टिक कहते हैं, यानी अपनी प्राइस, इसकी कुछ ना कुछ पावर होती है, अपने ब्रांड के ऊपर, अपने प्रोडक्ट के ऊपर इसकी पावर होती है, मोनोपली होती है। और साथ कंपटीशन भी होता है, क्योंकि बहुत से मैनी अदर भी होते हैं, तो इसलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन कहते हैं। ओलिगोपोली में फ्यू होते हैं। फ्यू का मतलब ये हुआ कि इसमें फ्यू सेलर हो गए। इनका प्रोडक्ट जो है वो डिफरेंशिएटेड भी हो सकता है और होमोजीनियस भी हो सकता है, यानी आइडेंटिकल भी हो सकता है। इसमें बैरियर बहुत हाई होते हैं, आप नहीं इंटर हो सकते। जैसे पाकिस्तान एयरलाइन, टेलीकॉम, पाकिस्तान टेलीकॉम हो गया, बैंक्स। बैंक्स भी आप ओलिगोपोली कह देते हैं। अब फ्यू तो नहीं रहे, अब तो मैनी हो गए हैं, लेकिन ये है कि फिर भी आप इसमें इंटर नहीं हो सकते। इट्स अ लाइक डिफ़िकल्ट, हाई बैरियर, आपको इंटर होने भी नहीं देंगे, क्योंकि वो फ्यू हैं, मिलकर आपको बाहर निकाल देंगे। तो या फिर लीगल बैरियर्स इतने ज़्यादा होते हैं। वो बैरियर का एक बाकायदा क्वेश्चन हमने किया हुआ है, आपके 3 और 4 में एक सवाल आपने किया था। लीगल बैरियर थे, फिजिकल बैरियर थे, उसमें आपके पास जो है वो सम टाइम मार्केट रिसर्च एंड डेवलपमेंट बैरियर थे, सम टाइम कंपेटिटर के बैरियर थे। देखें, वो सवाल जिसने नहीं किए ना, वो फिर अब आखिरी वक्त में फिर कहेगा जी कि मुझे नहीं पता। वो उस वक्त ही वो साथ साथ करने होते हैं, वो याद करने होते हैं। अब बैरियर जो ही दिमाग में आए कि कौन कौन से बैरियर होते हैं, तो आपको उसी वक्त पता होना चाहिए था कि यार ये बैरियर कौन से होते हैं और उसके क्या हो सकते हैं। बैरियर के सवाल जो है वो मैं फौरी तौर पर जाता हूँ, मुझे याद नहीं है 3 और 4 में या 4 में। आज आपके सामने ही इनको मर्ज कर लेता हूँ यार, सबके सामने, मुझे आपका टाइम नहीं मिलता। मैं चारों को आज एक साथ इकट्ठे मर्ज कर लूँ ताकि बार बार चार ना खोलने पड़े मुझे। तो मैं आपके सामने आप फ़ायदा उठा रहा हूँ, आपके आपके सामने, और आपको तरीका भी बता रहा हूँ। कभी पीडीएफ को मर्ज करना हो तो कैसे करते हैं, बड़ा एक एक 2 मिनट लगेंगे, तीनों को मर्ज कर लेते हैं, एक बना लेते हैं हम। तो उसमें एक वेबसाइट है, उसका नाम है स्मॉल पीडीएफ। उसमें चले जाते हैं, वहाँ पर एक्सप्लोर टूल्स कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ मर्ज लिखा होगा कहीं पे, मर्ज कर लेते हैं। मैं आपके साथ ही हूँ, मेरी अगली क्लास 9 बजे है, तो 9 बजे तक मैं आपके साथ हूँ। 9 में मेरी यूएसए में क्लास है, फिर उसके बाद यूके में। तो ये चूज़ फाइल्स, ये हमारे पास आ गया था, 4th एडिशन, A2 इकनॉमिक्स। पहले मैं लिख लेता हूँ 1 ऑफ 4, फिर लिख लेता हूँ जी 2 ऑफ 4, फिर लिख लेता हूँ थ्री ऑफ 4, इसको नहीं करता, फिर लिख लेता हूँ 4 ऑफ 4। ये चारों मैं आज मर्ज करके ना एक ही बना लेता हूँ, ताकि कभी किसी को मसला या हमें बार बार आ जाए। और अब मैं फिजिकल वाला देखना चाह रहा हूँ कि क्या है, तो फिनिश किया मैंने। उसका नाम लिखता हूँ A2 इकनॉमिक्स इम्पोर्टेंट फॉर 1 to 4 मर्ज। ठीक है, सही नाम लिखा हुआ है। नहीं, वन वन मस्ट फाइल।
वन मर्ज्ड फाइल, और इसे सेव कर लेता हूँ जी मैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पे गया। ये अब इसमें ना बैरियर वाला सवाल देख लेते हैं कि वो पता नहीं कितने ऑफ कितने में था। आप तो कितने ऑफ कितने के बजाय एक ही रह गया। तो कंट्रोल एफ, BARRIER, बैरियर्स। देखें बैरियर्स, प्रॉपर्टी राइट्स रेगुलेशन, बैरियर्स, बैरियर्स टू एंट्री एंड बैरियर्स टू एग्जिट। मेरा ख्याल से कि वो सवाल के अंदर ही लिखा है, व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स। सवाल ये है, व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्जिट दैट अफेक्ट मार्केट स्ट्रक्चर एंड हाउ डू दे डिफरेंशिएट ओलिगोपोली एंड मोनोपोली फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड परफेक्ट कंपटीशन। अब बैरियर्स जो है ना, वो बहुत सी तरह के बैरियर्स हो सकते हैं ना। देयर आर सेवरल एग्जांपल्स ऑफ बैरियर्स टू एंट्री। स्ट्रॉन्ग बैरियर्स ऑफन मार्केट के अंदर होता है ना। तो एक तो आपके पास एडवर्टाइजिंग एंड ब्रांड लॉयल्टी एक बैरियर है। यानी बैरियर ये है कि हिबा आपने अपना जो बैग बनाने वाला कारखाना खोलना है, अपना बिजनेस खोलना है, तो खोलने से पहले बैरियर ये हैं कि वहाँ ऑलरेडी बहुत सी कंपनियां जो बहुत हैवी एडवर्टाइजिंग करते हैं और कस्टमर उनके प्रोडक्ट को ख़रीद रहे हैं, तो वो आपको रोकेंगे। उसकी वजह से आपका दिल नहीं कहेगा कि इस मार्केट में आओ, क्योंकि ऑलरेडी लोग उनके ब्रांड लॉयल हैं। मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर द न्यू फर्म टू गेन मार्केट शेयर। आना जाता है एग्जिस्टिंग फर्म में, मैं सैचुरेट द मार्केट विथ मल्टीपल ब्रांड्स। एक ही कंपनी ने 20-20 तरह के जो है वो ब्रांड्स बनाए होते हैं, ताकि कस्टमर इल्यूजन धोखे में रहे कि शायद ये अलग कंपनियां, लेकिन वो सारी एक ही कंपनियां होती हैं। तो वो उसमें है। दूसरा जो बैरियर्स होता है, वो कॉस्ट का बैरियर होता है। बाज़ दफ़ा आपको नई कंपनी में जाना होता है, नई जब मार्केट में आते हैं तो बहुत ज़्यादा कॉस्ट होती है, उससे डर के आप इंटर नहीं होते। ठीक है। फिर बाज़ दफ़ा रैपिड प्रोडक्ट इनोवेशन होती है। आपको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, मसलन सेल फ़ोन की मार्केट में अगर आप इंटर होते हैं, तो रोज़ाना नए-नए टेक्नोलॉजी आती है, तो वो आप उसका मुकाबला नहीं कर सकेंगे। फिर फिज़िकल भी एग्ज़िट होते हैं, मतलब बैरियर्स टू एंट्री एंड एग्ज़िट। सम व्हेन फर्म डिसाइड टू शट डाउन, संक कॉस्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ होगा कहीं, वहाँ पर संक कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। यानी अगर बिज़नेस ना चला तो आपका कॉस्ट, आपको बहुत ज़्यादा कॉस्ट देनी पड़ती है। उसके बाद ओवरऑल बैरियर टू एंट्री जो है, उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो बात ये है कि यहाँ पर भी ओलिगोपोली जो हम पढ़े थे, इसमें बैरियर्स टू एंट्री क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा होते थे। मैंने यहाँ पे कहीं लिखा था, बैरियर्स टू एंट्री बहुत हाई होते हैं यहाँ पे और ओलिगोपोली में। और ये प्राइस इस अच्छा, इसमें बात है ना, ये प्राइस मेकर है इसका है। देयर प्राइसिंग डिसीशंस आर, the pricing decisions are DECI decisions are dependent on राइवल फर्म्स के ऊपर ये डिपेंड करता है। और ओलिगोपोली जो है, आपको समझ आ गई। मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, ओलिगोपोली जो है वो क्या होती है। उसमें वन सेलर होता है, इसमें ब्लॉक्ड होता है। मतलब बैरियर क्या है, आप आ ही नहीं सकते, ब्लॉक्ड हुई हुई है, आप आ ही नहीं सकते उसके अंदर। फिर दूसरी बात ये है कि आप जो है, इसमें प्रोडक्ट यूनिक होता है। ऐसा प्रोडक्ट जो दूसरा कोई बना ही नहीं सकता, डिफरेंशिएटेड भी नहीं होता, होमोजीनियस भी नहीं होता, यूनिक होता है। और इसमें जो है वो बैरियर्स ब्लॉक्ड हो गए। इसमें प्राइस टेकर होता है, प्राइस मेकर होता है, वो अपनी प्राइस खुद सेट करता है। ये दोनों प्राइस मेकर हैं। ये वाला भी प्राइस मेकर है, ये भी, और ये भी प्राइस मेकर है, लेकिन इसके प्राइसिंग डिसीजन आर डिपेंडेंट ऑन अदर। क्वेश्चन है जी, ज़रा आपसे अब शुरू कर लूँ मैं। चलें, कुछ यहाँ पर हिबा और मुका 5-5 सवाल करते हैं ना ज़रा। ये हिबा है और यहाँ पर अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3। देखते हैं कौन विन करता है। ठीक है, मुझे ये बताएं अब्दुल्ला, ये बताएं कि ओलिगोपोली में कितने सेलर होते हैं। फीव होते हैं, ठीक है। और ये बताएं जी, परफेक्ट कंपटीशन में हिबा कितने होते हैं। नहीं जी, नहीं ना, परफेक्ट कंपटीशन। लार्ज नंबर, बहुत ज़्यादा। वो नहीं, 50 to 70 तो मैनी होते हैं। अब मैंने कहा 1000 होते हैं, मिलियन होते हैं। ठीक है ना, 1000, लाख, करोड़, मिलियन, बहुत ज़्यादा। और मिसाल दी मैंने टमाटर वालों की। टमाटर ग्रो करने वाले 50-60 नहीं होंगे पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि कोई 1 लाख से ज़्यादा होंगे।
सो इस तरह मतलब ये था कि किधर गया मेरा वाला वर्ड, तो मैनी परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर होते हैं, तो वहाँ किताब में लिखा हुआ है वेरी मैनी, वहाँ पर लिखा है वेरी मैनी पर लार्ज नंबर इज अ बेटर वर्ड। अच्छा, ये भाई ये बताओ कि ये जो हमारे पास होती है ओलिगोपली, ओलिगोपॉली, इसमें प्राइसिंग, प्राइस मेकर होता है या प्राइस टेकर होता है? ये बिल्कुल सही होता है। और परफेक्ट कंपटीशन में कैसा होता है अब्दुल्ला? प्राइस टेकर का मतलब क्या हुआ? नहीं, सेट तो ये कर ही नहीं सकते प्राइस। इनका मतलब ये दे आर प्राइस टेकर का मतलब ये, मैंने बताया ना कि मैं टमाटर लेके अगर जा रहा हूँ मंडी में, तो आई हैव टू सेल ऑन द प्रिवेलिंग प्राइस। हम्म। आप यूं कहें कि दे मार्केट ये खुद नहीं सेट कर सकते हैं। हाँ, दे हैव टू सेल द प्रोडक्ट ऑन प्रिवेलिंग मार्केट। हम्म। एक बार ये बताएं, ये जो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इम्परफेक्ट FECT कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन है, इसमें कौन से तीन टाइप की मार्केट आती हैं? हम्म। अच्छा अब्दुल्ला, कौन सा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो हर एक को अवेलेबल होती है? परफेक्ट इंफॉर्मेशन होती है। ऐसी कौन सी मार्केट है हिबा जहां पे आप इंटर ही नहीं हो सकते, अपना लगाना चाहें तो बिल्कुल कर लगा ही नहीं सकते कारखाना? मोनोपोली में नहीं हूँ। तो अब आ जाए जी परफेक्ट कंपटीशन के डायग्राम। वर्टिकल एक्सेस, हॉरिजेंटल एक्सेस। एक चीज है आमदनी, एक चीज होते हैं खर्चे, एक चीज होते हैं मुनाफे, रेवेन्यूज, एक्सपेंसेस, कॉस्ट के कॉस्ट्स एंड प्रॉफिट्स। आपकी बैग की कंपनी है, आपकी बेल्ट की कंपनी थी ना अब्दुल्ला? एक बेल्ट वाली कंपनी थी आपकी। अब बेल्ट वाली कंपनी में एक चीज है आमदनी, आमदनी रेवेन्यूज। अब वो दो तरह रेवेन्यू जो है यहाँ पर, एक होता है एवरेज रेवेन्यू, एक होता है मार्जिनल रेवेन्यू। एक होते हैं खर्चे, कॉस्ट। कॉस्ट फिर तीन तरह की होती है, एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मैं मार्जिनल कॉस्ट यहाँ लिख देता हूँ। एवरेज कॉस्ट एक चीज़ बनाने का खर्चा। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है एक चीज़ में कितना रॉ मटेरियल लगा हुआ है उसका खर्चा। और मार्जिनल कॉस्ट होता है हर एडिशनल चीज़ बनाने पे जो खर्चा आता है। और उनसे निकलते हैं प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स नॉर्मल प्रॉफिट भी होते हैं, सब नॉर्मल भी होते हैं, यानी नॉर्मल से कम, और सुपर नॉर्मल भी होते हैं। तीन तरह की चीज़ें होती हैं। चलें टेस्ट शुरू करते हैं। हाँ जी, दोबारा अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ये बताएं, सब नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? जी, अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट से कम कमा रहे हो, जिसको लॉस कहते हैं, तो वो सब नॉर्मल प्रॉफिट है। बस नॉर्मल प्रॉफिट कितना होता है, कितना प्रॉफिट तो नॉर्मल होता है?
इकोनॉमिक्स में जितना टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट इक्वल हो उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। बिजनेस में जिसको ब्रेक इवन कहते थे ना, इकोनॉमिक्स में उसको नॉर्मल प्रॉफिट कहते हैं। मसलन मैं एक चीज मेरी एक चीज बनाने पे 60 रुपये खर्चा आता है। मैं जूस मेरा 60 रुपये में कॉस्ट करता हूँ और 60 ही मैं उससे बेच कर लेता हूँ, तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहा हूँ। एग्जाम्पल दें हिबा दोबारा अपने बैग की। कितनी है कॉस्ट, एक बैग कितने में बनता है आपका? उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? इसका मतलब है यू आर अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट। उसकी वजह क्या है कि इकोनॉमिक्स में जब कॉस्ट निकालते हैं, खर्चा, आपने कहा कि मेरी एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू एवरेज कॉस्ट है। कॉस्ट कहते हैं 1000 रुपये है, रेवेन्यू कहते हैं, एवरेज रेवेन्यू को प्राइस भी कहते हैं, वो भी 1000 है। तो आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। एवरेज कॉस्ट में मतलब है कि बेसिकली जब बिजनेस कॉस्ट कैलकुलेट करता है तो वो लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज सबकी कॉस्ट कैलकुलेट कर रहा होता है। तो एंटरप्रेन्योर को भी कुछ ना कुछ हिस्सा मिलता है। इसमें फोर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की कॉस्ट शामिल करके 1000 हुआ है। तो एंटरप्रेन्योर को भी उसका इतना रिवॉर्ड मिल रहा है कि अगर वो किसी और जगह पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना अगर कहीं जॉब कर रहा होता, उस जितना अगर मिल रहा है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट कमा रहा है। और अगर वो उससे ज़्यादा कमा रहा है तो वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, उससे कम कमा रहा है तो सब नॉर्मल। कई बार ये रेवेन्यू क्या होता है? दिस इज द अमाउंट बिजनेस रिसीव बाय सेलिंग द प्रोडक्ट। आपने बैग बेचे, आज के दिन 10 बैग बेचे और एक बैग आपका 1000 का है, 10,000 आपके पास पड़ा हुआ है। ये प्रॉफिट नहीं है, ये रेवेन्यू है। इसमें से कॉस्ट निकालेंगे, खर्चे निकालेंगे तो प्रॉफिट रहेगा। एक्सपेंसेस। अब्दुल्ला, रेवेन्यू कौन से दो टाइप के मैंने बताया था? नहीं नहीं, नहीं नहीं। और मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा काम आते हैं। मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू। एक बार कॉस्ट कौन सी होती है, कितनी टाइप की? कौन कौन सी? एवरेज कॉस्ट होता है एक चीज बनाने पे खर्चा। एवरेज का मतलब होता है एक। मार्जिनल का मतलब होता है हर एडिशनल चीज बनाने पे जो खर्चा आता है। मार्जिनल का मतलब होता है ईच एडिशनल। आप 50 बैग बना रही हो, आपकी टोटल कॉस्ट 50 बैग बनाने पे आ रही है 25,000। आप एक और बैग बनाएंगे तो आपकी कॉस्ट में इजाफा हो जाएगा। एक एडिशनल बैग बनाने की वजह से आपकी कॉस्ट में 100 रुपये का जो इजाफा हुआ, दिस इज मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट is the cost of making one more unit of a product। यानी ये टोटल में चेंज आ जाता है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट ये है कि मेरा एक जूस का डब्बा है, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और उसमें फिक्स कॉस्ट भी है।
लेकिन सबको मिला लूँ मैं, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स, तो एवरेज टोटल कॉस्ट को एवरेज कॉस्ट कहते हैं। मुझे ये 80 रुपये में पड़ा है। हो सकता है इसमें वेरिएबल 60 रुपये हो और 20 रुपये फिक्स कॉस्ट का हिस्सा हो। एवरेज कॉस्ट में जब कॉस्ट का मतलब है बनाने का खर्चा। अब जब ये चीज़ें पता है, कॉस्ट, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस, तो अब ज़रा परफेक्ट कंपटीशन में इस तरह का कर्व, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस सेम होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है परफेक्ट कंपटीशन में। इम्परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू ऐसा होता है और मार्जिनल रेवेन्यू ऐसा होता है। इस तरफ हिबा है, यहाँ पे अब्दुल्ला है। अब्दुल्ला, ये क्या लिख रहा हूँ मैं, यहाँ क्या लिखूँ और यहाँ क्या लिखूँ? हम्म, और नीचे मार्जिनल रेवेन्यू। ठीक है। हम्म, जी, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू ए पहले आता है। आप इसको कॉस्ट क्यों समझ रहे हैं यार अब्दुल्ला? रेवेन्यू ये है इम्परफेक्ट कंपटीशन में, यानी मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। और परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं। रेवेन्यू आमदनी को कहते हैं। आमदनी दोनों मार्केट में आपको समझ आ गई, ऐसे कर्व होते हैं। आमदनी खर्चों के खर्चे, चाहे यानी कॉस्ट के जो कर्व हैं, एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो दोनों मार्केट में एक तरह के। रेवेन्यू में फ़र्क है लेकिन कॉस्ट में फ़र्क नहीं आता। नहीं समझ आ गई वो आपको? मेरी एक स्टूडेंट है, दो लड़कियां स्टूडेंट है। एक एक कोने में रहती है इस्लामाबाद, एक दूसरे। वो दूसरे को कहती है, तुम्हारे पास बिल्ली है? उसने कहा हाँ है। उसने कहा नहीं मेरे पास बिल्ला। कहती है "आओ, उनकी शादी कराते हैं"। मुझे कह रही सर यू आर इनवाइटेड, कार्ड भी बना लिए। क्या हो रहा है जी? सच सेलिब्रेशन है। तो एक बार हम ये वाली बात कर रहे थे कि ये एवरेज रेवेन्यू है। आपने इतनी देर में हमारी ये बात सुनी नहीं, ये कैट स्टोरी, कैट वेडिंग वाली। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू। इसमें हिबा ये वाला जो है, ये कौन सा वाली मार्केट है? हिबा आपसे पूछ रहा हूँ। और ये इम्परफेक्ट में मोनोपोली हो सकती है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है। ओलिगोपली में ऐसा नहीं होता। ओलिगोपली में होता तो ऐसे ही है लेकिन थोड़ा सा किंक्ड होता है। ये एवरेज रेवेन्यू और मार्जिन में थोड़ा सा किंक्ड हो जाता है बस, इसलिए इम्परफेक्ट कंपटीशन में और होता है। ये तो थी आमदनी की बात, रेवेन्यू की। अब बात करते हैं खर्चों की। ये वाली बात थी जो आपने नहीं सुनी कि कॉस्ट जो है, कॉस्ट दोनों मार्केट स्ट्रक्चर में, चाहे वो परफेक्ट कंपटीशन है या वो इम्परफेक्ट कंपटीशन है, सेम रहती है।
क्या रहती है? वो सेम रहती है। चलें हम ऐसे करते हैं, ये बताएं, ये एवरेज कॉस्ट है, इसमें भी परफेक्ट कंपटीशन में भी ये एवरेज कॉस्ट है। ये नाइकी शेप मार्जिनल कॉस्ट है, हमेशा इसके सेंटर में से गुजरता है। थोड़ी मुझसे गलती हो गई, ये सेंटर था मेरा ख्याल है, पीछे जाना चाहिए मुझे। ये लें जी, सेंटर में से गुजारे हैं इसको, लोवेस्ट पॉइंट से, इसको भी लोवेस्ट पॉइंट से गुजारें। ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है मार्जिनल कॉस्ट। और जो ये एवरेज कॉस्ट के अगर यूं थोड़ा सा यूं बनाए, शुरू में इसका फासला जो है वो ज़्यादा है, फिर कम हो रहा है, ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट होती है, हमेशा इसके नीचे होती है। ये देख लें आप, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। क्योंकि अगर 80 रुपये में मेरा जूस पड़ता है, तो 60 रुपये उसमें वेरिएबल खर्चा होगा और 20 रुपये उसका फिक्स खर्चा होगा, तब वो टोटल कॉस्ट। हाँ, कम हो जाता है। इसकी बहुत ज़्यादा लॉजिक पे नहीं जाते, बस ऐसा है कि ये बनाना शायद एमसीक्यू करते वक्त कोई एक आध एमसीक्यू कभी आया तो नहीं है इससे पहले, हो सकता है कि आ जाए। इससे पहले आया नहीं है कभी इस बात को समझाने का एमसीक्यू, मैंने तो पिछले 5-7 साल में नहीं देखा। अच्छा, ये बात, अब आपने कॉस्ट भी पता चल गई आपको, रेवेन्यू भी पता चल गया। अब्दुल्ला, ये डायग्राम ठीक है? और ये परफेक्ट कंपटीशन में, इसमें क्या गलती है? यहाँ मार्जिनल कॉस्ट लिखूं और यहाँ क्या लिखूं, और ये क्या लिखूं? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है ये, ठीक है ना? चाहे परफेक्ट है। अब यूं है, ये है परफेक्ट कंपटीशन में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। अब अगर ये इस तरह से है, ये है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट, लोवेस्ट पॉइंट से गुजर रहा है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट वो होता है जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल होते हैं। वो बेस्ट पॉइंट होता है फर्म के लिए, इक्विलिब्रियम पॉइंट, वेयर मार्जिनल कॉस्ट, ये क्या चीज़ है? अच्छा, कलर वाला है। मार्जिनल कॉस्ट जो है, मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहां इक्वल होते हैं, वो जगह इक्विलिब्रियम होती है। फर्म अगर इतना बनाए, ओ से लेकर क्यू तक बनाए, जहां पर मार्जिनल कॉस्ट, इसको ई कह देता हूं मैं, इक्विलिब्रियम है ये, और ये ओ है और ये क्यू है और ये पी है, तो जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल है, देखें ज़रा, ओ क्यू और पी तक, ठीक है ना? देखें ज़रा, सूर्य मैं से बोर हो गया है ना? अब्दुल्ला, आपने तो तोते रखे हुए हैं ना? और बिल्लियाँ ज़्यादा, लड़की या लड़कियाँ बिल्लियाँ, जिस घर में जाओ, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ानी पड़े, आजकल वैसे घरों में कम जाता हूँ मैं, बहुत कम हो गया, पहले होम ट्यूशन्स में लेता था। मेरा ख्याल है कि बहुत सी बिल्लियों को मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ाई होगी, ए लेवल्स उन्होंने भी किया हुआ है, कई एक तो वर्ल्ड बैंक में जॉब भी कर रही होंगी, है ना? बिल्लियाँ कर रही होंगी, और उनकी जो बाजी के या जो भी के उनसे, अच्छा, इतना ज़्यादा प्यार, ओ माय गॉड, उफ 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 उफ, हद से ज़्यादा भाई, अनबिलीवेबली। मैंने एक की बिल्ली को बुरा कहा, वो बहुत नाराज़ हुई, बहुत ज़्यादा, वो कह रही है नहीं, जैसे ये तो हो नहीं सकता, ये तो मेरी जान, ये तो मेरा फलां। हिबा, आपने भी कोई बिल्लियाँ रखी हुई हैं? बिल्लियों से?
बात ये कर रहा हूँ इस डायग्राम में कि इस डायग्राम को मैं देखता हूँ, अगर ये वापस रिपीट की तरफ चला जाए स्क्रीन सामने होकर। हाँ जी, ये देखें, ये जहाँ एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू है और ये मार्जिनल कॉस्ट, यहाँ पर इक्विलिब्रियम वहाँ है जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में इक्वल है। ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पॉइंट है। मार्जिनल कॉस्ट ये नाइकी शेप कर्व है, और मार्जिनल रेवेन्यू भी जो स्ट्रेट लाइन है जहां आपस में मिल रहे हैं उसको पॉइंट ई कहते हैं। और फर्म अगर ओ से लेकर क्यू तक बनाए, मतलब 20 चले, लेट सपोज के 20 चीज़ें बनाए, ठीक है, मैं इसको कहता हूँ 20 बनाए, 20 बनाए, ओ से लेकर क्यू तक 20 है, और प्राइस चार्ज करे हर एक की 10 रुपये, तो फर्म का टोटल रेवेन्यू आपने छोटी क्लासों में पढ़ा कि वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। आप 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बी द टोटल रेवेन्यू ऑफ द बिजनेस। ये टोटल एक चीज़ को, टोटल रेवेन्यू होता है एक चीज़ बनाए तो उसका खर्चा को मल्टीप्लाई कर दें। देखिए, एक चीज़ को सेल करके आपको पैसे मिल रहे हैं 10 रुपये, और टोटल आप कितने सेल कर रहे हैं, 20 सेल कर रहे हैं। 20 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो टोटल रेवेन्यू बिजनेस का बन जाएगा OPEQ, एंड दैट इज द प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, एंड द टोटल रेवेन्यू, ये प्राइस ये ओ से लेकर पी तक और फिर क्यू तक, तो ये सारा बन जाएगा आपके पास। प्राइस है 10 रुपये की, क्वांटिटी है 20 की, 200 रुपये आपका टोटल रेवेन्यू है। और आपकी कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट भी एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है एक चीज़ बनाने पे खर्चा। वो जब इतना बना रहे हैं तो ये खर्चा आ रहा है, तो वो भी 10 ही रुपये है, 10 रुपये, और बना 20 चीज़ें बना रहे हैं आप, तो वो भी 200 है। तो टोटल कॉस्ट भी 200 है, टोटल रेवेन्यू भी 200 है, तो दिस इज़ द नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम। इट्स अ नॉर्मल प्रॉफिट। ज़रा नॉर्मल प्रॉफिट का डायग्राम बना के दे मुझे दोनों, और भेजे जल्दी से। ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। जी भेजे ना। देखते हैं कौन विनर है आपका। अच्छा, दोनों ने भेजा हुआ है। ठीक है, गुड। अब यूँ करते हैं कि हम इसको ना, अब ये एक सिचुएशन है, कॉस्ट को हम इंक्रीज करते हैं या चलें कॉस्ट को डिक्रीज करते हैं। एवरेज कॉस्ट को, एक चीज़ बनाने का खर्चा, ये है आमदनी। एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। अब कॉस्ट या पहले यहाँ पर थी ना, यानी अब इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं, इस तरह बनाते हैं एवरेज कॉस्ट, नीचे आ गई।
और मार्जिनल कॉस्ट तो आपको पता है कि इसके सेंटर में से ही गुजर के यहाँ जानी है। ये है मार्जिनल कॉस्ट। इक्विलिब्रियम पॉइंट ये है ना, ये इक्विलिब्रियम ठीक है, एक बात सही है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। क्या हुआ स्क्रीन को? आ गई स्क्रीन। अब्दुल्ला ठीक है। इक्विलिब्रियम में फार्म इतना बनाएगी। कितना बनाएगी? ये वाली, ये जगह रेड वाली। हाँ जी। अब्दुल्ला बोले यार के यस या के हाँ या के ना। ठीक है। ये जगह ठीक है। नहीं जी, ये भी ठीक नहीं है। जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल हो, ये है मार्जिनल रेवेन्यू और ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट था। आपने ना सही नहीं बताया। जहां मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होता है, वहां पर इक्विलिब्रियम होता है। ठीक है। इक्विलिब्रियम यहां पर है, ये जगह ई है। स्लो हो गया कंप्यूटर। चलो सही है। ओहो, ये तो कहाँ चला गया। चलो हम फिर बना लेते हैं। एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट। यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ये जगह। अब यहाँ से आप परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, तो बिजनेस अगर ये बनाए, इतनी चीज़ें बनाए, इतनी इतनी चीज़ें बनाए, तो इट इज़ बेस्ट फॉर द बिजनेस। बेस्ट होगा। क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि ये जहाँ मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल होते हैं, वो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वो आगे जाके एक जगह समझाया था उसका कि क्यों ये बेस्ट होता है। अब ये जगह जो है आपके पास इक्विलिब्रियम है। फर्म कितना, कितनी प्राइस चार्ज कर रही है? प्राइस कितनी है? ओ से लेकर पी तक प्राइस है। एक बार देखें ज़रा। इतनी प्राइस चार्ज कर रही है कि नहीं कर रही? प्राइस ठीक है, यही है। अब्दुल्ला ठीक है ये प्राइस। आउटपुट कितना बन रहा है? तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, इसका मतलब है पूरा जो एरिया है वो फर्म का टोटल रेवेन्यू है ना। ओ पी ई ई इक्विलिब्रियम लिख लेते हैं, और ये क्यू, ये सारा रेवेन्यू है। इसमें से खर्चा कितना है फर्म का? कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट का ताल्लुक ये चलेगा कि इतना बनाने पे ये कॉस्ट आ रही है, ये जहां पर ये मिल रहा है ना। देखें, इस आउटपुट से आप ऊपर जाएं जाएं जाएं, रास्ते में जिधर कॉस्ट मिलती है ना, उतना ये कॉस्ट है, खर्चा। इसका मतलब ये हुआ कि सारे का सारा इतना एरिया, ये जिसको मैं अब रेड कर रहा हूँ, ये खर्चा है, कॉस्ट है। कॉस्ट कम है, रेवेन्यू क्या है, ज़्यादा है। खर्चा उसका थोड़ा सा कम है। बाकी जो रह गया, ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। ये सुपर नॉर्मल, सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है। प्रॉफिट, येलो एरिया। डायग्राम बना के दें दोनों। बनाएं।
हेलो। जी अब्दुल्ला। जी जी। बस करते जाओ। अब देखें ना, आखिरी दिन तो तैयारी नहीं होती, आखिरी दिन तो रेस्ट होता है, और बस ऐसे ही देखते हैं। तैयारी तो वो होती है जब आपको पीछे बिठा बिठा कर टेस्ट ले रहे थे। मैं आपको आज हाँ, देखिए, 3 दफ़ा हमने टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है। 3 दफ़ा टेस्ट हुए ऑलमोस्ट। वो जो पहले एक दफ़ा हुए थे वो सितंबर में बात की थी, फिर उसके बाद दोबारा से हमने जो है ना, ये जो सबसे अच्छे टेस्ट ये थे, ये जो दो दो चैप्टर की हमने लंबे पूरे 10 दिन टेस्ट दिए हैं। जब वो जिसने तैयारी कर ली उसका पेपर तो बहुत ही अच्छा होना है ना। उसका पेपर तो बहुत अच्छा होना है। तो आप इस तरह करें कि शॉर्ट टर्म जो है ना वो, शॉर्ट टर्म जो हम्म, हम्म। अब अब्दुल रहीम के साथ काम कर रहे हो? वो कह रहा है हम दोनों मिलके काम कर रहे हैं। किस तरह आप लोग ऑनलाइन बैठे हुए हैं या कि नहीं? ऑनलाइन बैठे हुए हैं? और उस तरह पढ़ाई करने से सही हो जाता है ना, ठीक हो जाता है। चले, चले ठीक है। आप अपना जो है ना वो बस पढ़ाई करें। कुछ चीज़ पूछनी हो तो मुझे बता दें, मैं वॉइस नोट पे आपको बता सकता हूँ। ठीक है? ठीक है जी। चलो सर। अच्छा, अच्छा, आप लोगों ने भी ना देखें पढ़ाई। अब मैं टीचर जो होता है ना, मैं सिलेबस बहुत जल्दी ख़त्म करवा कर तो टेस्ट सीरीज़ करवाता हूँ। और कई दफ़ा मैं करवाता हूँ। आपकी तो 2 दफ़ा टेस्ट सीरीज़ हुई है, वहाँ 6-6 दफ़ा जो होती है। अब ये जो नया सेशन मेरे पास आया है मई जून में जो आया हुआ है, ये अभी से हमने स्टार्ट किया हुआ है, वो हम और 5 चैप्टर हमने ख़त्म कर लिए। अब वो जब बार बार टेस्ट देंगे अपना करेंगे, उस वक्त वो सीरियस नहीं ले रहे होते ना, असाइनमेंट भी नहीं कर रहे होते। वो फिर आखिरी दिन उनको परेशानी होती है। उस वक्त कहते हैं अभी दिन बहुत रहते हैं, फिर पता भी नहीं चलता, वक्त गुजर जाता है। सो एनी हाउ आप दोनों के डायग्राम ठीक है। अब आपको ये पता चला कि परफेक्ट कंपटीशन में एक और डायग्राम मैं बनाता हूँ, आपसे नहीं बनवाता, सिर्फ आपसे पूछता हूँ मैं, यहाँ पे क्या हो रहा है। इसको ये लिखे, ये है एवरेज कॉस्ट और ये है मार्जिनल कॉस्ट, और ये है मेरे पास एवरेज रेवेन्यू, और ये है मार्जिनल रेवेन्यू, और ये है मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है जी। और आप ये देख रहे हैं कि ये जो है इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सही है जी। अब्दुल्ला ठीक है ना? कोई गलत तो नहीं है, गड़बड़ तो नहीं है कोई? तो आपको बता भी नहीं रहे ना, बड़ा मसले की बात है कि आप तो कह रहे हैं वेरी गुड जी सर, आप तो बहुत ठीक है। बीच में से मुझे पता चल रहा है कि इकोनॉमिक्स तो पढ़ा ही नहीं रहा, मैं तो फिजिक्स पढ़ा रहा था। अच्छा, क्या गलती है इसके अंदर ये भाई, यहाँ क्या गलती है? इसमें ये हॉकी शेप वाला कर्व कौन सा है? ये वाला हॉकी। और ये एवरेज कॉस्ट है। एक इसके नीचे एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी होता है। अब ज़रा शायद उसकी बारी आने वाली है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये है मेरे पास एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। और कॉस्ट नीचे भी नहीं है इसके बराबर, यहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा होगी, खर्चा ज़्यादा है। आमदनी कम, एवरेज रेवेन्यू का मतलब है एक चीज़ बेचकर कम पैसे आते हैं, और एवरेज कॉस्ट बहुत ऊपर है, खर्चा भी नहीं पूरा हो रहा। ये है जी मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट। अब इसका ये मतलब हुआ कि इक्विलिब्रियम यहाँ पर है। ये बात ठीक है, मैं यहाँ जो बता रहा हूँ ये इक्विलिब्रियम यहाँ पर ठीक है, ये बात क्या गलत है? ये इक्विलिब्रियम है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये मार्जिनल कॉस्ट है, और ये मार्जिनल रेवेन्यू है। ये जहाँ टच कर रहे हैं ये इक्विलिब्रियम है। जहाँ इक्विलिब्रियम है वहाँ प्राइस भी ये सेट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम प्राइस देखते हैं। इसका मतलब है कि बिज़नेस जो है वो
इतनी ओ से लेकर पी तक प्राइस चार्ज कर रहा है और ओ से लेकर क्यू तक बना रहा है, इतना उसकी रेवेन्यू है, आमदनी इतनी है। लेकिन जो कॉस्ट का कर्व है वो ऊपर है, जहाँ यहाँ इक्विलिब्रियम पॉइंट से आप ऊपर जाएं, कॉस्ट यहाँ पर आ रही है, ये सारे का सारा लॉस है बिजनेस का, ये पॉइंट लॉस है, ये वाला, ये लॉस पॉइंट है। हाँ, प्रॉफिट भी ऐसे नजर आता है बट दिस इज द लॉस। और इससे कहते हैं सब इसमें, अच्छा इस लॉस में भी बिजनेस अपनी वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर रहा है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पूरी कर रहा है। हाँ, और बिजनेस शॉर्ट रन में कंटिन्यू रखेगा, यानी बिजनेस अपनी फिक्स कॉस्ट को बेयर करता रहेगा और कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि एक चीज़ बेचकर उसको 80 रुपये मिलते हैं और जितना उसमें रॉ मटेरियल लगा हुआ है वो 80 रुपये का है, यानी वेरिएबल कॉस्ट वो पूरी हो रही है उसकी। सो इट विल कंटिन्यू इन द शॉर्ट रन इन अ होप दैट द फ्यूचर विल बी बेटर, कि फ्यूचर में बेटर हो जाएगा। सही है जी, फ्यूचर में बेटर हो जाएगा। अब क्या हुआ, लेकिन अगर कभी ऐसी सिचुएशन आए कि वो अपनी वेरिएबल कॉस्ट भी ना कवर कर सके तो उसे शट डाउन पॉइंट कहते हैं, उसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं, फिर बिजनेस इंडस्ट्री से निकल जाएगा, इंडस्ट्री से निकल जाएगा। मसलन ये वाला डायग्राम है जिसमें बिजनेस अपना एवरेज कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट दोनों नहीं पूरी कर पा रहा। हाँ, ये टोटल 80 रुपये में वो उसका एक चीज़ बेचकर उसको रेवेन्यू मिलता है, लेकिन उसकी वेरिएबल कॉस्ट भी 100 रुपये की है, तो जेब से रॉ मटेरियल लेकर नहीं सेल करेगा और टोटल कॉस्ट उसकी 150 रुपये की है, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है, तो वो फिर निकल जाएगा, इंडस्ट्री से एग्जिट हो जाएगा। इसको शट डाउन पॉइंट कहते हैं। क्वेश्चन सेशन स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन सेशन ये है, मुझे बताएं क्या ये बिजनेस कंटिन्यू करेगा, चलेगा या नहीं चलेगा? अब्दुल्ला, नहीं चल सकता, उसकी क्या वजह है? आप समझ रहे हैं कि थोड़ा सा ये ऊपर है, ये उस इस वजह से, आप जो इतना थोड़ा सा फर्क है उसकी वजह से कह रहे हैं, जो इस लाइन से बिल्कुल थोड़ा सा नजर आ रहा है ये वाला, इसकी वजह से नहीं, ये चलेगा, वो तो बनाने में थोड़ी सी गलती होगी, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये कितना अरसा तक चलता रहेगा, ये कितना अरसा चलेगा, कितने के बाद बंद करेगा? शॉर्ट रन में, शॉर्ट रन में ये चलता रहेगा, इस होप में कि लॉन्ग रन में ठीक हो जाएगा। शॉर्ट रन में चलता रहेगा और सप्लाई करता रहेगा, लॉस करता रहेगा, इसको लॉस कहते हैं, इतना पार्ट जो वेरिएबल और टोटल के बीच में फिक्स कॉस्ट का लॉस है। अब आ जाते हैं जी परफेक्ट कंपटीशन के बाद अगली चीज़ है, वो है मोनोपली। मोनोपली और मोनोपलिस्टिक एक की तरह होते हैं। ये है एवरेज रेवेन्यू, ये है मार्जिनल रेवेन्यू। हाँ जी, वहाँ परफेक्ट कंपटीशन में ये एक स्ट्रेट लाइन थी, दोनों कर्व एक दूसरे के ऊपर, पता नहीं चल रहा था एक ही है, लेकिन ये मुख्तलिफ है और इनके बीच में डिस्टेंस भी इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है जी, ये मोनोपली हो सकती है और या फिर ओलिगोपली हो सकती है। ठीक कहा है मैंने, कुछ गलत कहा है? हम्म, ठीक हो गया, या मोनोपली हो सकती है या मोनोपलिस्टिक कंपटीशन हो सकता है। अब यूँ देखें ज़रा, मेरे पास दिस इज एवरेज रेवेन्यू, ए पहले आता है इसके ऊपर, नीचे मार्जिनल रेवेन्यू, यहाँ है मार्जिनल कॉस्ट, हॉकी वाला, और एवरेज कॉस्ट में यहाँ कहीं बनाता हूँ, यहाँ एवरेज कॉस्ट बनाता हूँ, एवरेज कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट। अब ज़रा देखियो, इक्विलिब्रियम कहाँ होता है, इक्विलिब्रियम के लिए क्या कंडीशन होती है, ज़रा मुझे लिखवाओ। ये बात बताओ, इक्विलिब्रियम की कंडीशन यहाँ लिखनी है मैंने, लिखवाओ मुझे, क्या होता है इक्विलिब्रियम?
ये इक्विलिब्रियम है। ये है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट, ये वाला, ये कर्व जिसको मैं कह रहा हूँ, ये है मार्जिनल कॉस्ट। और ये वाला है मार्जिनल रेवेन्यू, ये वाला। इसका मतलब यहाँ पर है इक्विलिब्रियम पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर इक्विलिब्रियम है। तो इतना ओ से लेकर क्यू तक बनाएगा, ओ से लेकर क्यू तक बनाएगा। ठीक है जी। अब इस इक्विलिब्रियम से आप लोग चलें ज़रा, ये इक्विलिब्रियम से चलें ज़रा ऊपर। रास्ते में मुलाकात किससे हो रही है? पहले किससे मुलाकात हो रही है? कॉस्ट से। एवरेज कॉस्ट क्या होता है? एक चीज़ बनाने का खर्चा। वो बता रहा है जी आपको एक चीज़ बनाने पे 20 रुपए खर्चा आ रहा है, कॉस्ट आ रही है। और ऊपर चलते जाएं, रास्ते में फिर एक और से मुलाकात हो जाएगी, वो भी है एवरेज। एवरेज होता है एक चीज़ का, एक चीज़ बनाने पे खर्चा 20 का, एक चीज़ बेचकर पैसे मिल रहे हैं 30, 30 रुपी। इसका मतलब है कि इतना जो है पर यूनिट प्रॉफिट है, ये सारा हमारा प्रॉफिट है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मोनोपली के अंदर। मोनोपली के अंदर या इवन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर भी इसी तरह ही होगा। मोनोपली में तो ये फुल क्या होता है, ये हमेशा सुपर नॉर्मल, इसे कहते हैं, जो आजकल बुक के अंदर आपके लफ्ज़ हैं, पहले सुपर नॉर्मल कहा करते थे, अब इसमें जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो हो रहे हैं, इससे पीछे 34 वाले में उन्होंने ये बातें समझाई हुई है। ये यहाँ पे समझाया 34 में। इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ तो आपको अच्छा पता है क्या होता है। ये क्या मैं कह रहा था, क्या चीज़, सुपर नॉर्मल, ये देखें, सबसे पहले उन्होंने कॉस्ट के बताए गए हैं, कॉस्ट क्या चीज़ होती है। कॉस्ट के बाद उन्होंने फिर जो लॉन्ग रन कॉस्ट फंक्शन बताए गए हैं, आइसो क्वांट में, इसको ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं करवाया क्योंकि मेरा ख्याल है कि इसको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। फिर इकोनॉमीज़ एंड डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल, तो वैसे ही आप जानते हैं डिस इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल। एंड देन ये है हमारे पास टोटल रेवेन्यू के कर्व। रेवेन्यू के कर्व जो है ये उसमें है, और ये भी है। अच्छा, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, प्रॉफिट होता है नॉर्मल प्रॉफिट जहाँ टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट होती है। एक चीज़ होती है सब नॉर्मल प्रॉफिट, यानी आप नॉर्मल से भी कम कमा रहे हो। और एक होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर नॉर्मल का मतलब ये होता है कि आप अपने नॉर्मल से ज़्यादा कमा रहे हैं। नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि अगर आप अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जितना, हिबा की बैग की कंपनी में अगर हिबा को इतने पैसे मिल रहे हैं कि अगर वो, क्या हुआ, कौन गया था, ख़त्म तो नहीं होगी मीटिंग? क्या हुआ, रिकॉर्डिंग भी हो रही है? अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। रिकॉर्डिंग भी हो रही है, वरना ये 2 मिनट रह गए। सो मैं इसको नई मीटिंग में करता हूँ, स्टिल में जाता हूँ, इस रिकॉर्डिंग को भी ऑफ करता हूँ मैं। ठहरे ज़रा, स्क्रीन ऑफ करने दें मुझे। ये कि जो मोनोपोलिस्टिक, ये दोनों ही डायग्राम जो है, एक पहले इस दोनों एरिया में मैं यहाँ पे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बना रहा हूँ, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, और यहाँ पे बना रहा हूँ मोनोपोली। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में शॉर्ट रन में एक फर्म थोड़ा सा फ्लैटर, थोड़ा सा फ्लैटर मार्जिनल रेवेन्यू, ये है एवरेज रेवेन्यू, और ये है मार्जिनल कॉस्ट, ये है एवरेज कॉस्ट, ये है इक्विलिब्रियम। यहाँ से मैं गया, मेरी मुलाकात कास्ट से हुई 20 रुपए, रेवेन्यू से हुई 30 रुपए, ये हो गया जी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। मोनोपली में भी यही सिचुएशन है एग्जैक्टली exactly। इसको थोड़ा सा मैं स्टीपर बना लेता हूँ, स्टीपर बना लेता हूँ। ये एवरेज कॉस्ट है, ये बिल्कुल इक्विलिब्रियम ओ से लेकर क्यू तक बनाएगा। ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू है, ये प्रॉफिट है। सो बोथ आर द सेम in the monopoly and monopolistic competition. But the difference is that in monopoly, the firm can earn
the supernormal profit in the short run as well as in the long run. But in monopolistic competition, it can earn the the supernormal profit only in short run. Long run में क्या होगा, चूंकि इसमें बैरियर्स टू एंट्री रिलेटिवली लो होते हैं, इसलिए नई फर्म आ जाएंगी मार्केट के अंदर, न्यू फर्म्स आ जाएंगी, देखेंगे प्रॉफिट कमा रहा है, हाँ जी चलो और हम भी ये काम शुरू करते हैं। करीम टैक्सी वाला आया, उसने कहा जी बड़े पैसे जी, बड़े पैसे हैं जी, वो पता है सारे लोगों ने बस अपनी गाड़ियाँ टैक्सी में लगा दी। पता चला जी कि बहुत से बैरियर्स टू एंट्री ईजी थे, सबके प्रॉफिट जो है वो नॉर्मल हो गए। सब जी कितना जी, बस जी कोई नहीं बचता, बस सिर्फ खर्चा बचता है, क्योंकि बैरियर्स टू एंट्री जो नहीं है, बैरियर्स टू एंट्री अगर हों तो न्यू फर्म्स मार्केट में ना आए, इसलिए उनके जो नॉर्म प्रॉफिट हैं वो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू, ये मार्जिनल, ये है मार्जिनल कॉस्ट। और यहाँ पे ये डायग्राम बनाना टेक्निक है, ये है एवरेज कॉस्ट, ये इक्विलिब्रियम है। यहाँ पर आप देखें, जहाँ पर इक्विलिब्रियम है वहाँ से मैं चलता हूँ, रास्ते में मुझे ये सास और बहू, कास्ट एंड रेवेन्यू इकट्ठे ही मिल गए, हैरान कुन तौर पर, मुख्तलिफ जगह नहीं थे, इकट्ठे ही मिल गए, इसलिए टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू इक्वल हो गए। सो ये सारी की सारी कॉस्ट है और ये सारी की सारी रेवेन्यू है, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट हो गया मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर, नॉर्मल प्रॉफिट हो गया। इस चैप्टर नंबर 34 में तो सिर्फ बताया गया कि वो डायग्राम कैसे होते हैं, आगे सारी सिचुएशन है, ज़रा मैं आपको थोड़ा थोड़ा पूछता जाऊँ आपसे। ये डायग्राम ज़रा देखिए आप, एक बार मुझे ये राइट वाला डायग्राम, ये लेफ्ट वाला समझाओ क्या है। हाँ ए वन, ए है ना ये वाला, हाँ यहीं से समझाओ। ये डायग्राम किसका, परफेक्ट कंपटीशन का लॉन्ग रन नज़र आ रहा है? क्या है फिर? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है, उसकी वजह यह है कि इसका एवरेज रेवेन्यू बहुत फ्लैटर है। इस सीढ़ी के ऊपर मैं चढ़ा चल जाऊंगा, स्टीपर होता तो शायद चढ़ना मुश्किल हो जाता, गिर जाता मैं। ये स्टीप फ्लैटर है एवरेज रेवेन्यू, और ये उसका डॉटेड लाइन मार्जिनल रेवेन्यू है। और ये मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू जहाँ मिल रहे हैं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये बना। यहाँ से चलता हूँ मैं, रास्ते में मुझे कॉस्ट मिलती है तो मैं कहता हूँ ये कॉस्ट है, आगे चलता हूँ मुझे रेवेन्यू मिलता है तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट है, जो कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाला शॉर्ट रन में अर्न कर लेता है। लेकिन लॉन्ग रन में वो ये करता है, ये इक्विलिब्रियम है, आगे कॉस्ट और रेवेन्यू सेम होते हैं, तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर सकता है। सो यूँ कह सकते हैं कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इन द शॉर्ट रन, ए में बताया गया शॉर्ट रन में, और बी में बताया गया लॉन्ग रन में कि वो नहीं कमा सकता। ठीक है ना? तो ये ओलिगोपली जो है ना वो हमारे पास, ओलिगोपली तो फिर बताते हैं ओलिगोपली क्या होता है, किंग डिमांड कर्व आपने बहुत पढ़ा हुआ है। सो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। अब आपको डायग्राम की आगे ले लेते हैं, फिर ले लेते हैं, कल कल को क्लास तो अकेडमी पता नहीं होगी कि नहीं। सो ये किंग डिमांड कर्व है, मैंने अपने इंपॉर्टेंट सवालों में देखिए, मोनोपली वगैरह को मैंने नहीं शामिल किया हुआ, लेकिन इसको शामिल किया हुआ है किंग डिमांड कर्व को, कि इसका सवाल आ जाता है। सही है, प्रिजनर्स डायलेमा और ये चीज़ें जो है वो ओके। अच्छा एक चीज़ होती, नेशनल मोनोपोली को मैं नहीं करवा रहा, मैं अब तक यूँ चाह रहा हूँ कि आप लोग ना थोड़े से एक दो डायग्राम मुझे बना के भेजें, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ और आपको रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, जब तक मुझे ऐसा करें, मुझे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन बना के दें ज़रा जी, ठीक है? मैं देख